Welcome to the QSO lecture series. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। डियर फेलोज़, हमने QSO को आर्टिकल नंबर 46 तक डिस्कस कर लिया है और आज हम इंशाअल्लाह आर्टिकल नंबर 46A और 47 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 46A कहता है रेलेवेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड रिसीव्ड और रिकॉर्डेड बाय ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिसीव्ड की गई है, उससे ली गई है, तो वो भी रेलेवेंट होगी, वो भी अदालत में पेश की जा सकती है। ठीक है जी। स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट या अपना इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मौजूद है, वो जनरेटेड, रिसीव्ड और रिकॉर्डेड है, यानी उसको हासिल किया गया है, ठीक है, या उसको रिकॉर्ड किया गया है या उसको बनाया गया है बाय एन ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम वाइल इट इज़ इन वर्किंग ऑर्डर आर रेलेवेंट। जब वो वर्किंग ऑर्डर में था और उससे आपने कोई मवाद बनाया है या हासिल किया है या उसको रिकॉर्ड किया है, तो वो सारे का सारा रेलेवेंट होगा, अदालत में पेश किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने किसी को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस किए हैं या कोई कुछ ईमेल किया है, या जैसे आजकल जो है नादरा में हम अपना थंब लगाते हैं, या जो आपने सरकारी ऑफिसेज में देखा होगा कि वो अपनी अटेंडेंस जो है वो थंब लगा के लगाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों से हासिल होने वाला रिकॉर्ड जो है वो रेलेवेंट है और अदालत में पेश किया जा सकता है। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 46A। उसके बाद आर्टिकल नंबर 47 है जो कि कहता है रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रुथ ऑफ फैक्ट हेयर इन स्टेटेड, कि अदालत में जो है ट्रुथ को साबित करने के लिए, सच्चाई को साबित करने के लिए पहले से दी हुई जो स्टेटमेंट है या जो एविडेंस है उसको बाद में पेश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसकी रेलेवेंसी के बारे में है जी आर्टिकल नंबर हमारा 47। ये बेसिकली एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसके बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखेंगे। मिसाल के तौर पर एक बंदा ए है जी, ठीक है, ये एक सूट फाइल करता है, मतलब है कि उसने रेमेडी अवेल करनी है, तो वो पहला सूट फाइल करता है रिकवरी ऑफ पोजेशन का। दूसरे नंबर पर वो कहता है कि जी मुझे मीन प्रॉफिट भी जो है वो भी लेकर दिया जाए, ठीक है। वो कहते हैं रिकवरी ऑफ पोजेशन भी मुझे लेकर दी जाए और मीन प्रॉफिट भी मुझे जो है लेकर दिया जाए। अब ये उसका जो है कॉज ऑफ एक्शन एक है, लेकिन उसने रेमेडीज़ मांगी हैं दो। अब वो क्या करता है कि पहले केस के अंदर जो है अपना जो एविडेंस है वो पेश करता है और इसके गवाह का नाम है ई, ठीक है जी। वो पहले केस में ई को पेश करता है जिसमें वो बताता है कि जी ये प्रॉपर्टी ए की है, ठीक है, इसके ऊपर फिर जनाबे वाला बी ने कब्ज़ा कर लिया और ये उससे मीन प्रॉफिट भी हासिल कर रहा है, ठीक है, ये बयान दे देता है। उसके बाद इस ई की जो है या डेथ हो जाती है या गुम हो जाता है या मिल नहीं रहा, ठीक है, तो इस बंदे का जो इस केस में दिया गया बयान है वो इस मीन प्रॉफिट वाले केस में भी एडमिसिबल होगा, पेश किया जा सकता है। यानी कानून तो ये कहता है कि ये बंदा ये जो है इस नए केस में भी अपने इस जो है विटनेस को लेकर आए, लेकिन अगर किसी वजह से वो नहीं आ पा रहा, वो मर गया है, वो मिल नहीं रहा, ठीक है, या उसको बुलाने में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, या इस बी ने इस ई के ऊपर को प्रेशर डाला हुआ है, वो उसको नहीं आने दे रहा, तो इसका पुराना दिया हुआ बयान, इस केस में दिया हुआ बयान इस केस में भी एडमिसिबल होगा। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 47। अब इसकी लैंग्वेज को देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 47 कहता है एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है, ये जो विटनेस है इसकी एविडेंस किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो दी गई हो और बिफोर एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट, या कोई और बंदा जो कि वो एविडेंस रिकॉर्ड करने का अहल है उसके सामने वो पेश की गई है, इज रेलिवेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग इन अ सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग और इन लेटर स्टेज ऑफ द सेम प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट विच इट स्टेट्स,
कि उसी प्रोसीडिंग के अंदर यानी रिकवरी ऑफ पोजेशन वाले सूट के अंदर आगे चल के अगर ए की ज़रूरत पड़ती है या किसी मतलब है कि उससे रिलेटेड किसी दूसरे सूट के अंदर, ठीक है, अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर भी जो ए की स्टेटमेंट है उसको पेश किया जा सकता है। व्हेन द विटनेस इज़ डेड, अगर ये मर गया है, ठीक है, इसी केस के अंदर ई की ज़रूरत पड़ी है और इसकी डेथ हो गई है, या उसी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर किसी दूसरे सूट में इसकी ज़रूरत पड़ी है और ये मिल नहीं रहा, ठीक है, या इसकी डेथ हो गई है, और कैन नॉट बी फाउंड, या मिल नहीं रहा, और इज़ इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या ये किसी फातिर अल अक्ली की वजह से या ज़ईफ़ अल उमरी की वजह से एविडेंस देने के काबिल नहीं रहा, और इज़ केप्ट आउट ऑफ वे बाय द एडवर्स पार्टी, या इस बी ने इसके ऊपर कोई ऐसा समझ ले बंदिश या इसको डराया धमकाया है, और इफ़ हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस, या फिर इसको बुलाने में बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है या बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी ये मुल्क से बाहर चला गया है। अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस द कोर्ट कंसीडर रीज़नेबल, अगर अदालत को ये रीज़नेबल लगता है तो इस एक की पहला दिया हुआ बयान जो है आगे चलकर भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है इसकी गैर मौजूदगी में। लेकिन उसने शराइत दी हैं द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज़ और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, कि जो प्रोसीडिंग है वो सेम पार्टीज़ यानी ए और बी के दरमियान ही होनी चाहिए। अब अगर ए ने सी के ख़िलाफ़ सूट फाइल किया है रिकवरी ऑफ पोजेशन का, तो फिर जनाब वाला ये दोबारा इसकी जो है एविडेंस को पेश नहीं किया जा सकता। यानी अगर ए ने बी के ख़िलाफ़ किया था पहले सूट और ये बंदा आकर गवाही दे गया है, अब अगला सूट भी ए बी के ख़िलाफ़ करे प्रॉफिट वाला, तो फिर इसकी गवाही जो है पेश की जा सकती है। अगला अगर सूट ए सी के ख़िलाफ़ करता है तो फिर इसकी गवाही एडमिसिबल नहीं है, ठीक है। पहली शर्त यह है कि सेम पार्टीज़ हों या उनके रिप्रेजेंटेटिव हों। दूसरे नंबर पे वो कहता है द एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन, के जो एडवर्स पार्टी है उसको जिरा करने का राइट पहली जो है ये जो रिकवरी ऑफ पोजेशन वाला सूट था, इसमें एडवर्स पार्टी को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाज़त हो, ठीक है, तो फिर जनाब वाला ये आगे पेश किया जा सकता है, वरना इस ई की शहादत पेश नहीं की जा सकती। और तीसरे नंबर पर वो कहता है द क्वेश्चन इन इशू वर सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एज इन द सेकंड प्रोसीडिंग, के जो मैटर इन इशू है वो सेम होना चाहिए। मेन इशू तो प्रॉपर्टी का है ना जी, उसकी पोजेशन भी लेनी है और उसका प्रॉफिट भी लेना है जो मेन प्रॉफिट है, तो मेन इशू सेम होना चाहिए। अब पहले इस रिकवरी ऑफ पोजेशन है और बाद में कोई इशू इनका अलग से अराइज हो जाता है, ठीक है, तो वो इसमें शामिल नहीं है। एक्सप्लेनेशन में कहता है अ क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी शैल बी डीम टू बी a proceeding between the prosecutor and the accused within the meaning of this article। वो कहता है कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है यानी प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड के दरमियान, तो उसको भी इस आर्टिकल के अंडर ही समझा जाएगा कि जैसे वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के अंडर चल रही हो। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो आर्टिकल नंबर 47 कहता है कि आप एक बंदे को अपने बिहाफ पर अदालत में ले गए, ठीक है, उसने आप के हक़ में गवाही दे दी, फिर उसकी डेथ हो जाती है या वो मिल नहीं रहा या वो इनकेपेबल हो गया है एविडेंस देने से, या उसके साथ कोई और ऐसा इशू बन गया है या वो मुल्क से बाहर चला गया है, तो उसकी पहली दी हुई जो शहादत है उसको उसी केस में फर्दर प्रोसीडिंग में या उसी मैटर ऑफ इशू के ऊपर किसी दूसरे सूट में उसकी एविडेंस को आप अपनी फेवर में यूज़ कर सकते हैं और वो रेलेवेंट है, एडमिसिबल है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी QSO की इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।